पॉलिनोमियल में हमने देख लिया ये क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्या कितने टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की। अब ये जो मैं टर्म बताऊंगा तो टर्म के बाद में हम सीधे वेरिएबल और कांस्टेंट की भी चर्चा कर लेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद में टर्म में मैंने आपको बताया लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है, ठीक है। एक जैसी जो टर्म्स होती है उनको लाइक टर्म होती है, इनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। मतलब पॉलिनोमियल का कैसे ऐड करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, इन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझेंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। फिर कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल भी हम समझेंगे इसके अंदर के कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, जैसे आप देख रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद में, टर्म पढ़ने के बाद में, फिर हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री के बाद हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, उस जीरो को कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद में हम आइडेंटिफाइंग द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, यानी कि ग्राफ की सहायता से किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरो संभव है वो कैसे पता लगाया जाता है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है, तो ये पढ़ेंगे कैसे हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैसे निकाला जाता है। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होता है और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल होता है उसमें रिलेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें इस वाले पोर्शन में हम पढ़ लेंगे जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्मिंग द इक्वेशन फ्रॉम द पॉलिनोमियल, यानी कि आपके पास में फ्रॉम द पॉलिनोमियल नहीं होना चाहिए, हाँ, फॉर्मिंग द इक्वेशन फ्रॉम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है वो। इसका मतलब अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन है, मैं इधर खड़े हो जाता हूँ, अगर आपके पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल नहीं गिवन है, लेट्स सपोज आपके पास में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है कि एक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे, और जीरोस किस तरह से दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, और उससे बोल दिया कि इक्वेशन बनाइए, तब इक्वेशन कैसे हम फॉर्म कर सकते हैं उनकी हेल्प से, वो हम इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में रिमाइंडर थ्योरम, या जिसे हम डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, कि आप रिमाइंडर थ्योरम का कैसे यूज़ करके पॉलिनोमियल से रिमाइंडर निकाल सकते हैं, क्वोशिएंट निकाल सकते हैं, डिविडेंड, डिविजर, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी में अगर बात कर ले तो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुपद, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चराचर, इसकी बात करेंगे। टर्म को पद कहा जाता है, डिग्री को कोटि, ऐसे ही शून्य जीरोस को कहा जाता है, ऐसे ही हम ग्राफ की सहायता से सारी चीज़ें आपको हिंदी में भी लिखी हुई है। तो बाइलिंगुअल पूरा चलने वाला है, पूरा चैप्टर आपको A to Z समझ में आएगा, इसकी बात की गारंटी है। इसके बाद आप क्वेश्चंस भी लगाइएगा प्रीवियस ईयर, बड़ी आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के शुरुआत करेंगे पॉलिनोमियल से। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो बहुपद यानी कि आपको सिंपल सा नाम से ही पता चल रहा है, एक से ज़्यादा जिसमें टर्म हो, यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें पद हो, उसी हम बहुपद कहेंगे। यानी कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, एक से ज़्यादा जिसमें टर्म हो। अब जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन होता है, किन किन का कॉम्बिनेशन होता है, तो कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल और कांस्टेंट का। कोई बच्चा मुझसे बोलेगा पीछे से, गुरुजी कॉम्बिनेशन होता है इसका मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों ही होना ज़रूरी है क्या। तो मैं बोलूँगा नहीं, कोई भी एक टर्म हो सकती, कांस्टेंट भी अगर है तो उसको आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, उसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे वेरिएबल का मतलब होता है चर और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर, ठीक है। चर का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसी जितनी भी मैथमेटिक्स में टर्म हम यूज़ करते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, उसका पता नहीं है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। और मैथमेटिक्स में जितने भी नंबर हम यूज़ करते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स है, दो मैंने बोल दिया एक बार तो दो का मतलब आप दो ही समझेंगे, तीन मैंने बोल दिया तीन का मतलब तीन, जीरो का मतलब जीरो। तो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है मैथमेटिक्स में, ऐसे नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, यानी कि अचर कहते हैं, क्योंकि वैल्यू फिक्स है। तो वेरिएबल में क्या क्या आ जाएंगे, जितने भी टर्म हम एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एटसेट्रा जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते समय, तब हम इनको वेरिएबल कहते हैं। अब अगर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट अगर देखिए तो कांस्टेंट टर्म होता है 1, 2, 3, 0, ये सारी चीज़ें क्या होती है, कांस्टेंट। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। अभी मैंने एक टर्म का यूज़ किया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ एल्जेब्रिक
एक्सप्रेशन, इसे बीजगणित कहा जाता है या बीजगणितीय रिप्रेजेंटेशन भी आप बोल सकते हैं, है ना। तो बीजगणित अगर देखें तो बीजगणित में क्या होता है, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी कब बनता है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप एक ही चीज़ बोल सकते हो, ये भी जब बनता है जब वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सअप होता है। मतलब इस तरह से अगर कोई इक्वेशन लिखेंगे तो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये सारे क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिसमें हम वेरिएबल कांस्टेंट दोनों का यूज़ करते हैं। तो अभी हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो पॉलिनोमियल का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, बहुपद होता है। अब बहुपद होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर सिंगल टर्म भी लिखी है तो आप उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हो। जैसे मैंने लिखा, सिर्फ लिख दिया 2, अभी मैंने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होगा, मिक्सअप होगा। मिक्सअप यानी कि कॉम्बिनेशन होगा। अब ऐसा ज़रूरी है क्या वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन ही हो, ज़रूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा x प्लस 2x इक्वल टू 5 या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 5, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल आ रहा है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आ रहा है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है ना। अगर मैंने सिर्फ लिख दिया 5, तो क्या ये 5 भी पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूँगा हाँ ये 5 भी पॉलिनोमियल है। इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोला जाता है, यानी कि अचर, है ना, बहुपद आप इसे बोल सकते हैं। क्लियर है। तो अल्टीमेटली इसको आपको ध्यान रखना है। अब मैं ज़रा इसको यहाँ से हटा देता हूँ और अगली चीज़ पे आ जाता हूँ। अब देखिए हम लोग बात करेंगे टर्म, कोफिशिएंट और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। यहाँ पे एक टर्म और लिख लो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की भी यहाँ पहले बात करेंगे। डिग्री यानी कि होता है कोटि। तो इतनी चीज़ों की एक एक करके बात करते हैं। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आई होगी जितनी मैंने आपको बताई। कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अभी आपको सारी पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर मैं टर्म की बात करूँ तो जैसे मैंने लिखा x प्लस 2y इक्वल टू 5, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो आप बोलेंगे अगर इस 5 को इधर ले आया जाए तो -5 इक्वल टू 0 किया जा सकता है। इस पॉलिनोमियल में 1, 2 और 3 टर्म है। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, 3। तो आप बोलेंगे टर्म कितनी हो गई भैया, 3 हो गई। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसे ही अगर मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, आप देखो डिग्री कुछ भी हो सकती है, डिग्री की बात करेंगे 2 मिनट पहले, टर्म की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। तो इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है, ठीक है। अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिखा 5x स्क्वायर, तो इस पॉलिनोमियल में आप मुझे बताइए कितनी टर्म है, तो आप कहेंगे 1 टर्म है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, प्लस और माइनस साइन को हम देखते हैं, जब प्लस और माइनस साइन से सेपरेशन देखते हैं, तो ये एक टर्म काउंट हुई, ये दूसरी टर्म काउंट हुई, ये तीसरी टर्म। अब आप ऐसे नहीं काउंट करेंगे कि ये एक टर्म हो गई, ये 2 दूसरा हो गया, ये 3, नहीं, ऐसा नहीं, मल्टीप्लिकेशन नहीं देखना, प्लस और माइनस को काउंट करना है। तो ये जहाँ एडिशन लगाया सब्ट्रैक्शन, तो वहाँ से टर्म डिवाइड हो रही है, तो ये पहली टर्म, ये दूसरी और ये तीसरी, तो यहाँ पे 3 टर्म, दूसरे वाले में 2 टर्म, लास्ट वाले में 1 टर्म। तो आपको ये ध्यान रखना है, अकॉर्डिंग टू टर्म अगर बात करें तो जो पॉलिनोमियल होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। अकॉर्डिंग टू टर्म अगर देखें तो यहाँ पे 3, इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। ये सीधे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अब आपको पता ही नहीं है तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसमें 2 टर्म है तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल, यानी कि द्विपद, ठीक है, द्विपदीय द्विपद। अगर एक टर्म है तो इसे कहेंगे मोनोमियल, मोनोमियल यानी कि एक पदीय। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा पिक्चर कि अकॉर्डिंग टू, अगर मैं सिर्फ टर्म की बात करूं, टर्म के अकॉर्डिंग और पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करूं तो ऐसे हो गया, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा टर्म है तो फिर पॉलिनोमियल, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो अल्टीमेटली पॉलिनोमियल ऐसा
ज़्यादा अगर टर्म है तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं एक नंबर को, है ना। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलो ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म होता है। कोफिशिएंट किसी भी टर्म में जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट होता है। हमेशा कोफिशिएंट की बात करेंगे तो किसका निकलता है, वेरिएबल का निकलेगा। कोफिशिएंट हमेशा किसका निकलेगा, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जो भी आप पॉलिनोमियल देखेंगे उसमें जो भी चर दिया होगा, चर, उसका कोफिशिएंट निकालते हैं। तो देखिए इसमें वेरिएबल क्या क्या है, तो आप कहेंगे इसमें गुरुजी वेरिएबल x है, यहाँ पे वेरिएबल y है, तो इसमें दो वेरिएबल हो गए x और y। जैसे मैं बोलूँ इसमें क्या वेरिएबल हो गया, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। इस टर्म में क्या वेरिएबल है, तो आप कहेंगे गुरुजी एक्स स्क्वायर वेरिएबल है। एक टर्म और लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ 5y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस y। अब यहाँ पे देखो मैं अलग अलग वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, मेरी इच्छा। सेम वेरिएबल, अभी पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन आएगा आपके पास नॉर्मली वो सेम वेरिएबल पे आएगा, लेकिन मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, मेरी इच्छा। भाई पॉलिनोमियल बताना है मुझे, है ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे अब आपके पास में वेरिएबल क्या क्या है, वेरिएबल आपके पास में एक हो गया वाई क्यूब, एक हो गया एक्स स्क्वायर। टर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये अलग अलग, ये देखो एक्स और वाई दो वेरिएबल है लेकिन इनकी डिग्री अलग अलग है। एक वाई क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक एक्स है और एक वाई है। अब ये सब अलग अलग है इनकी डिग्री के अकॉर्डिंग। तो आप टर्म में आप देखिए वेरिएबल क्या है और वेरिएबल के साथ डिग्री भी देखना है, तो आप हर एक उसका कोफिशिएंट निकाल सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल का निकलेगा। देखिए किस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा ना, वो एक्स के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में वो होगा। तो एक्स के साथ यहाँ कुछ भी जब मल्टीप्लाई नहीं होता है तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जब कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होगा ना वो 1 होगा। क्यों, क्योंकि एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऐसे ही कोफिशिएंट ऑफ वाई अगर बोले तो कोफिशिएंट ऑफ वाई जो होगा वो होगा 2, क्योंकि 2 है ना। अब अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आ गई, 5 आ गई या -5 आ गई। अभी कोफिशिएंट ऑफ 5 नहीं बोलेगा वो आपसे, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि कुछ भी नहीं है मल्टीप्लाई में। आपसे बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 5 है, 5 आपका आंसर है। आपसे इसमें क्या क्या पूछ सकता है, वो आपसे इसमें पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई क्यूब क्या हो जाएगा 5। आपसे इसमें और क्या पूछ सकता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कोफिशिएंट ऑफ वाई 1, ठीक है। तो ये ऐसे हमने देखा कि कोफिशिएंट क्या होता है। आई होप ये कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल की पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम बात करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। अब मैंने आपको क्या बताया, जब नॉर्मली पॉलिनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आएगा ना तो वो वेरिएबल एक ही देगा, एक ही वेरिएबल इन द सेंस जैसे आपको पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा हुआ देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से। अब इसमें वेरिएबल सिर्फ x है, डिग्री अलग अलग हो सकती है लेकिन वेरिएबल x है। अगर मैं बोलूँ तो इस तरह से लिखा हुआ दिख सकता है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब इसमें डिग्री अलग अलग हो गई लेकिन वेरिएबल सिर्फ x यूज़ कर रहा है। या फिर ऐसा लिख देगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक ही है, ये क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, इस तरह से, ठीक है। पॉलिनोमियल की जब भी जनरली बात करेगा, लेकिन अगर वेरिएबल का मिक्सअप हो तब भी डिग्री में निकालते बताऊंगा, क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रहा हूँ मैं और आप इसकी डिग्री बता दो, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उस तरह से बात करते हैं कि जिन पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, एक ही वेरिएबल, डिग्री अलग, देखो पावर अलग अलग हो सकती है लेकिन एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। यहाँ पे एक्स ही यूज हो रहा है, इस पॉलिनोमियल में एक्स ही यूज हो रहा है, इस पॉलिनोमियल में सिर्फ वाई यूज हो रहा है एज अ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल मैंने बता दिया, जो भी आप अल्फ़ाबेट यूज करते हैं। तो अब मेरी बात सुनिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है जिस टर्म में। तो आप देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री कहा जाता है। वापस से सुनिए, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है। दैट मीन्स किसी भी बहुपद में जो
चर रहता है उसकी अधिकतम जो घात रहती है उसे हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, यानी कि डिग्री कहते हैं। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी, 2 है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x था और x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x ही है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गई। यहाँ पे y है वेरिएबल और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 2। आई होप दैट इज क्लियर। अब जरा स्पेशल केस का समझो कि डिग्री ऑफ, अब यदि आपको कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, मतलब इसको बोल के पॉलिनोमियल भी दे सकता है वो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए और उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोले तो कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने बोला x³ + 3x² yz², 3x² yz² + 2xy + 5। अब आप बता दीजिए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी या फिर डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगी। तो आप कहेंगे गुरुजी इसमें डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, डिग्री तो हमने ये पढ़ा है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, तो कोई बच्चा फटाक से देख के लगा देगा यहाँ पे वेरिएबल देखो x है, x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री 3 है। लेकिन यहाँ पे गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल चाहिए। आपने तो सिर्फ एक ही वेरिएबल को ताका, बाकी का कहाँ, तो बाकी भी तो अस्तित्व में है ना उसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उनको भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो यहाँ देखिए x की पावर कितनी है, 2, तो ये 2 पावर मिली, y की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ 1 पावर मिली, ये y और z भी तो वेरिएबल है, तो z की पावर कितनी है, तो 2, यहाँ 2 मिली। तो अब आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है, क्योंकि मैंने ये भी सीखा है कि मल्टीप्लिकेशन में वो पावर ऐड हो जाती है वाला मामला, ठीक है, लेकिन वो सेम बेस में होती है। लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे ऐड करना है 2, 2, 4 और 1, 5। तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो होगी 5, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करके देखोगे तो x y दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या मिल रही है, पावर 2। तो आप देखेंगे इस टर्म की टोटल अगर पावर देखें तो 3 मिल रही है, इस टर्म में वेरिएबल की अगर टोटल पावर दिखे तो 5 मिल रही है, और इस टर्म में वेरिएबल की टोटल पावर देखे तो 2 मिल रही है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 नहीं होगा। तो 3 अगर ऑप्शन में दे दे काट देना, 5 लिख देना, है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ डिग्री ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे डिवाइड में भी आ सकता है, तब डिग्री कैसे निकालेंगे, जरा ऐसा देखो। यहाँ पे बोला है x² + y² अपॉन में xy बोल दिया। अब आप यहाँ से अगर आपसे बोल दे कि डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन बताओ, डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री कितनी है। आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन चलो मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ कि इसकी डिग्री कितनी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ डिग्री कितनी है, 2, ये वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर क्या है, 2, और यहाँ पे xy है, तो xy में वेरिएबल की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 दोनों में क्या है, 1 1, तो 1 इसकी और 1 इसकी कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 ऊपर पावर है टोटल और 2 नीचे पावर है टोटल, और 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखना डिवाइड में जो पावर होती है ना वो क्या हो जाती है, वो माइनस हो जाती है। तो 2 - 2 यानी कि 0। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी वो 0 हो जाएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो जाती है, तो आप बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो यहाँ पे इस केस में जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाता वो 1 हो जाता, ठीक है। अब ये तो अलग है, इतना आपको ब्रॉडली जाना नहीं है, इस चीज़ को अलग रख दीजिए आप, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा आई होप, है ना, डिवाइड वाला भी। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा टर्म हमने समझ लिया, कोफिशिएंट पर समझ लिया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ लिया। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अब मैं पॉलिनोमियल की जब भी बात कर रहा हूँ तो मैंने आपसे क्या बोला, जनरली वो एक ही वेरिएबल यूज़ करके देगा। तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशन लिखी, जैसे लिखा 3x + 2 = 0, एक पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक और पॉलिनोमियल में लिखता हूँ x² + 5x + 6 = 0। ये पहला लिखा, ये दूसरा लिखा। एक पॉलिनोमियल और लिखता हूँ मैं, एक पॉलिनोमियल और अगर मैंने लिखा तो यहाँ पे लिख दिया x³ + 2x² + 3x + 1 = 0। तो आपने देखा मैंने 3 पॉलिनोमियल यहाँ पे लिख डाले। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री देखूँ तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है, 1।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 1। आपको पता है x का जो हाईएस्ट कॉफिशिएंट होगा वही डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 है पावर, हाईएस्ट पावर, सॉरी कॉफिशिएंट नहीं, हाईएस्ट पावर होगा वही डिग्री होगा, तो यहाँ पे 1 है हाईएस्ट पावर, तो कितना हो गई डिग्री 1। यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगी। और यहाँ पे अगर डिग्री की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 2 3। तो जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है, ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसे लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर बोल सकते हैं इसे आप, जिसकी डिग्री 2 है और वेरिएबल सिर्फ एक ही है। तो यहाँ पे हमने बोल दिया इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है एक, है ना, तो इसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसे रेखीय समीकरण कहा जा सकता है, इसे रेखीय समीकरण या रेखीय बहुपद आप इसे बोल सकते हैं। इसे क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी द्विघातीय समीकरण बोलते हैं इसको, द्विघातीय मतलब जिसकी घात 2 है। ठीक है, उसके बाद में ये जो होता है ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे हुआ, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो 3 है, यहाँ पे क्यूब बन रहा है x का, इसलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई होप इतना पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप आज के वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने देखा कांस्टेंट क्या होता है, हमने देखा वेरिएबल क्या होता है, हमने देखा टर्म क्या होता है। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, टर्म के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखा। फिर हमने देखा कॉफिशिएंट क्या होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल के कॉफिशिएंट कैसे कैसे निकाल सकते हैं कोई टर्म के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को समझा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, कितने तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज के क्या क्या होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होता है वो यहीं मैं समाप्त करता हूं, और इसके बाद कल हम अगर आपके पास में लेट सपोज ऐसे इक्वेशन लिख के दे दे और आपसे बोल दे बताइए इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, या फिर बताइए इसमें से कौन सा बहुपद या पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल अगर कोई भी एल्जेब्रिक, अब यहाँ पे देखते कैसे पता लगाएंगे, अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर, अगर कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर होल नंबर है तब वो पॉलिनोमियल होगा। वेरिएबल यानी कि सारे वेरिएबल, तो किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल आप प्रयोग कर रहे हैं अगर उनकी पावर होल नंबर है सभी की, तभी वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो होगा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो अल्टीमेटली होल नंबर क्या होता है, जो ऐसे नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो सब सारे नंबर के बारे में बताऊंगा बिल्कुल खोल के एकदम ठीक से। तो यहाँ पे अभी सिर्फ ये समझ लीजिए होल नंबर क्या होता है कि अगर आपने नंबर स्केल देखी हो तो ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं नंबर स्केल पे, तो यहाँ पे देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं इनको होल नंबर बोलते हैं। मतलब कि इसे हिंदी में कहा जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, अगर मैं इसमें से 0 को हटा दूं यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक कर दूं तो इसको कहा जाता है प्राकृत संख्या, यानी कि इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर ये हो गया। लेकिन अगर इसमें 0 को इंक्लूड कर लिया जाए, 0 इंक्लूड कर लिया जाए, 0 1 2 3, तो ये होल नंबर है। मतलब 0 को लेके चलना है हमको, 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अगर वेरिएबल का पावर कुछ भी है तो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखिए पहला वाला क्या पॉलिनोमियल होगा, तो आप देखिए वेरिएबल क्या है यहाँ पे, तो पहले वेरिएबल देखिए तो आप x है, x की पावर यहाँ पे कितनी है 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं पावर यानी कि 1 है। मतलब दोनों ही पावर कैसी है x की, एक होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है 1 भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, तो आप बोलेंगे गुरुजी y है, y की पावर कितनी है 2, 2 कैसा है होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। कॉन्स्टेंट से कोई मतलब नहीं। अब बात कर रहे हैं रूट टी। अब रूट टी का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, पावर कितनी 1/2। अब मुझे बताइए यहाँ पे टी की पावर कितनी है, तो यहाँ पे तो आप कहेंगे टी की पावर 1 है, यहाँ तो टी की पावर क्या है होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टी की पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/2 है। 1/2 क्या एक होल नंबर होता है, नहीं, ये तो एक फ्रैक्शन है। या फिर मैं बोलूँ ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि ये तो डेसिमल है, ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, रूट में आ गया, नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें कि ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा, तो आप यहाँ पे देखिए y की पावर कितनी है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो y की पावर 1 है तो होल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल है y, इसकी पावर कितनी है, तो अगर इस y को आप ऊपर लेकर जाएंगे
नीचे से, तो ये y की पावर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो -1 है, क्या ये होल नंबर है? तो आप कहेंगे नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, इस पर आप लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा आपकी, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल से प्रश्न बनता है तो। आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की, कि लाइक टर्म क्या होती है, अनलाइक टर्म क्या होती है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सभी को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने लिखा 2xy, ये एक टर्म हो गई पूरी, ठीक है। मैंने लिखा 2x²y, फिर मैं लिखता हूँ 3xy², मैं लिखता हूँ 4x, मैं लिखता हूँ 5y। तो आप देखिए ये सारी टर्म कैसी है, तो आप कहेंगे ये सारी टर्म अनलाइक टर्म है। अब आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पे ऐसी टर्म जिनमें सेम वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल, डिग्री भी सेम होना चाहिए उसी वेरिएबल की, और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, तब वो लाइक टर्म होती है। अगर वेरिएबल अलग है या फिर डिग्री भी अलग है, पावर भी अलग है, डिग्री या फिर मैं बोलूँ पावर, तो किसी वेरिएबल की पावर भी अलग है, तो वो टर्म कैसी होगी, अनलाइक टर्म। अब आप यहाँ देखिए 2xy, तो ये 2xy है, यहाँ पे 2x² है, तो ये कैसी टर्म है, दोनों अनलाइक टर्म है। अगर मैं बात करूँ 3xy², तो यहाँ 3x² है, यहाँ xy² है, तो ये भी कैसी टर्म है, अनलाइक टर्म होगी। ये सब आपस में अनलाइक टर्म है। अगर 4x की बात करें तो 4x और मतलब अनलाइक टर्म है, तो अकेली टर्म को तो बोलेंगे नहीं, किसी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो 4x और 5y दोनों अनलाइक टर्म है। 4x और 3xy² अनलाइक टर्म है। 3xy² और 2x²y ये भी अनलाइक टर्म है। 2xy और 2x², ये सब आपस में अनलाइक टर्म है, बिल्कुल अलग अलग। तो जब भी आप अनलाइक टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, मतलब कोफिशिएंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा 2xy प्लस में लिखा 2x²y, तो क्या आप इनको जोड़ के आप ऐसा कर सकते हो 4xy², ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। 2 और 2 जोड़ के 4 आप नहीं कर सकते, बस ये ऐसा ही लिखा हुआ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, इसमें से दोनों में से xy और 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 1 + x कर सकते हो, बस इतना कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मतलब कि जो अनलाइक टर्म होती है उनको जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर लाइक टर्म है, जैसे मैंने लिखा 4x² और 6x², अब ये देखो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए आप, ये x² है, यहाँ भी x² है, तो ये कैसी टर्म हो गई, लाइक टर्म। लेकिन तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं 4x² में 6x² को जोड़ूंगा तो 6 और 4 कोफिशिएंट को जोड़ दो, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर क्या होगा, 10x²। बात समझ में आई। अगर इसको मुझे घटाना है, यहाँ पे माइनस लगाना है, ये जैसे प्लस लगाया, अब माइनस लगाना है, तो 4x² - 6x², ठीक है। तो अगर मैं माइनस करूंगा तो आप देखिए माइनस का 6 है और प्लस का 4 है, तो आप कोफिशिएंट को प्लस माइनस कर सकते हो। तो माइनस का 6 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2x²। तो आपने ये पाया कि अगर लाइक टर्म होगी तो वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है कोफिशिएंट के साथ में, उनके कोफिशिएंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अनलाइक टर्म को एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं होता। तो ये आपको बस छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या लाइक टर्म होती है और क्या अनलाइक टर्म। सीधे सीधे देकर 4-5 टर्म देके भी आपसे पूछ सकता है कि क्या लाइक टर्म है कि अनलाइक टर्म। अब आपको पता ही नहीं है तो फिर नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल का, छोटा छोटा चीज़ें, लेकिन मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है बहुत सारे दोस्तों को ये भी नहीं आता हो। तो अल्टीमेटली अगर देखें तो कैसे करेंगे, तो 2x² + 5x + 6। तो अगर मैंने देखा 2x² + 5x + 6 एक पॉलिनोमियल है मेरे पास में, उसको मुझे दूसरे पॉलिनोमियल से ऐड करना है, यानी कि x² - 2x + 7 से ऐड करना है यानी कि प्लस करना है, ठीक है। तो अब आपको अगर एडिशन करना है मेरे दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स का एडिशन करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ 2x² है और यहाँ x² है, तो 2x² में x² को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे 2x² + x² 3x² मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ 5x है और यहाँ 2x है, तो 5x में से 2x को अब घटाना पड़ेगा, तो 5x - 2x कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 3x मिलेगा। अगर यहीं पे अगर ये x² होता तो फिर मैं क्या कर पाता, क्या इससे नहीं कर पाता, फिर इसके साथ में ये ऐड हो जाता, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस का 7 है और प्लस का 6 है, तो 6 और 6 12 और 1 13, यानी कि 6 और 7 करेंगे तो 13 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये इसका आंसर है। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो जब सब्ट्रैक्शन करते हैं हम पॉलिनोमियल का, तो क्या करेंगे, नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा, मान लो इस पॉलिनोमियल में से इस पॉलिनोमियल को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है,
तो ये जब नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो ये सभी का साइन चेंज कर देगा, मतलब जो पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएंगे, जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे कैसे, अगर मैं देखूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ये हो जाएगा माइनस का 2ax स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस बी एक्स और फिर माइनस प्लस माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2c ऐसा कैसा। तो देखिए ये माइनस जैसे ही अंदर गया तो इसने सबके साइन चेंज कर दिए। सबके साइन कैसे चेंज कर दिए, ये वाला माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये माइनस, अपोजिट साइन हो जाएंगे सीधे। अब आप देखिए ये ax स्क्वायर है, यहाँ पे 2ax स्क्वायर है, तो यहाँ पॉजिटिव ax स्क्वायर है यानी कि यहाँ 1 है, तो 1ax स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस 2ax स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा -1, यानी कि माइनस का ax स्क्वायर बचेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस का ax स्क्वायर बचा। अब आप यहाँ देखिए प्लस का bx है, ये भी प्लस का bx है, तो इन दोनों टर्म्स की अगर बात करें तो bx और bx कितना हो जाएगा 2bx, तो पॉजिटिव 2bx। ठीक है, अब आप देखिए माइनस का c है और माइनस का 2c है, तो माइनस का c माइनस का 2c माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 3c, तो अल्टीमेटली ये माइनस का 3c हुआ। ठीक है, तो आपका जो आंसर हुआ ये बनेगा। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट किया। तो ऐसे आप ऐड करेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता कैसे। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ दी पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, किन्हीं भी पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा किस तरह से करना है। जिनको आता है बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा सा धैर्य रखें, आगे भी बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन ये बेसिक है तो बेसिक को लेके चलना पड़ेगा। अगर ये नहीं आते तो फिर आगे की चीज़ें नहीं आएंगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपकी परीक्षाओं में, मैं बता रहा हूँ। तो अगर इनको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज एक पॉलिनोमियल है ये और एक पॉलिनोमियल है ये। अब आपको ऐसा भी बोल सकता है कि ये px है, एक पॉलिनोमियल है ये पूरा, और ये पॉलिनोमियल क्या है qx दे के रख दे आपको। ठीक है, ये दोनों दे के रख सकता है और आपसे बोलेगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि px इंटू में qx की वैल्यू बता दो। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप देखेंगे मल्टीप्लाई अगर करना है तो किस तरह से मैं कर सकता हूँ। तो आप देखिए पहले कि पहला वाला पॉलिनोमियल आपने लिखा ये और ये, तो आप हमेशा छोटे वाले को लीजिए। अगर दोनों बराबर है तो आप कोई भी ले सकते हो। तो आप छोटा वाला देख रहे हैं x+2, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि x+2 मल्टीप्लिकेशन में क्या है 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। अगर मैं x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करूं तो कितना हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे करना है पहले बता देता हूँ। आपको क्या करना है, एक एक टर्म लेना है, इस पूरी टर्म का पहले इस पूरे में मल्टीप्लाई करना है पूरे ब्रैकेट में, फिर जो साइन है उसको लेना है और ये कांस्टेंट को लेना है, जो भी चीज़ें लिखी है उसको लेना है, और इस पूरे का इस पूरी टर्म में मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसे, पहले मैं x को ले रहा हूँ, तो x का पूरे में करेंगे तो x इंटू में, जिनको नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ, x इंटू में कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब ये प्लस का 2 है तो यहाँ प्लस 2 लिखा क्योंकि ये प्लस 2 था। अब इसका इस पूरे में यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर, ये समझ में आ गया। अब सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, x का 2x स्क्वायर में करेंगे तो 2 तो सेम रहेगा, x स्क्वायर इंटू एक्स करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब। यहाँ पे x का इसमें करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3x स्क्वायर, x का इसमें करेंगे तो प्लस में x हो जाएगा, 2 का इसमें करेंगे तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो 6x हो गया। ये प्लस साइन है, ये भी प्लस साइन है, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 2 का 1 में करेंगे तो प्लस 2 हो गया। अल्टीमेटली अगर मैं इसकी बात करूँ आगे तो आप देखेंगे 2x क्यूब हो रहा है। अब यहाँ पे x क्यूब वाली टर्म ढूंढिए आप, कहीं बन रही है क्या, नहीं, तो सिर्फ 2x क्यूब को आप लिखिए। अब ये 3x स्क्वायर है, कोई x स्क्वायर वाली और टर्म बन रही है तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल गुरुजी ये बन रही है, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 7x स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं x वाली टर्म, तो ये x वाली टर्म है, यहाँ पे एक x वाली टर्म है, तो x और 6x कितना हो गया 7x, और लास्ट में आपका कांस्टेंट आ जाएगा प्लस का 2। तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया इन दोनों पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको इसका करना है तब भी आप ऐसे कर लेंगे, कैसे, x का पहले इस पूरे में कर देंगे, फिर प्लस 5 का इस पूरे में। अब अगर आपके पास में ये टर्म है तो a का पहले इसमें कर देंगे, फिर प्लस b का इसमें कर देंगे, फिर जो जो टर्म है वो देख लेंगे हम लोग, एड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है कर लेंगे। इसके बाद में अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे आ जाता है तो आप क्या करेंगे, पहले x का इन सब में कर देंगे, फिर क्या करेंगे 4 का इस पूरे में कर देंगे। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा
कमेंट तो शायद ही कर पाए, ये उल्टी सीधी वैल्यू आएगी तो कमेंट में शायद ही आप लिख पाएँ, अगर कर पाएँ तो आप कर दीजिएगा और मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है, अदरवाइज प्रैक्टिस तो करिएगा। अब ये 3 टर्म है, तो 3 टर्म में क्या करोगे, ए का पहले इस पूरे में करना, फिर प्लस बी लिख के इस पूरे में करना, फिर प्लस सी लिख के इस पूरे में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आई होप आप कर लेंगे। तो ये इनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने थोड़े से अलग से क्वेश्चन लिए हैं अलग तरीके के, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ दी पर्सन्स को तो ये आता ही होगा, बड़ा सिंपल है ना। अब आगे कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अब देखिए हम देखते हैं डिवाइड कैसे करना है पॉलिनोमियल को। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं ये मान के चल लूँगा अंदर से कि ये सब चीज़ें आपको आती है, तो फिर मैं पॉलिनोमियल पढ़ाऊँगा तो आपको, अगर कोई बच्चे ऐसे होंगे जिनको सब कुछ आता है, बिल्कुल आसान लग रहा है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं आता है, तो उन सबको बताना ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ के देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मेरा तो आपसे यही सजेशन है कि आप सब कुछ कवर करते हुए चले, है ना, किस तरह से करना है, कहीं से भी बन सकता है। तो अब आप ये देखिए पी एक्स, लेट सपोज एक पॉलिनोमियल है पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और एक और पॉलिनोमियल है क्यू एक्स जिसका नाम है क्यू एक्स जिसकी वैल्यू है x प्लस 4, ठीक है। तो आपको क्या बोलेगा, आप पी एक्स को डिवाइड करने का बोला है क्यू एक्स से, आपसे क्या बोला है, पी एक्स से क्यू एक्स को भाग दीजिए, है ना, पी एक्स को भाग देना है क्यू एक्स से। और आपसे क्या बोला है, इसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल और क्वोशिएंट यानी कि भागफल, दोनों आपको वैल्यू फाइंड करनी है भाग देने के बाद। तो इसको सिंपल सी बात है, इसमें इससे डिवाइड करना है। तो आप कैसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चाहे तो आप इसका फैक्टर करके आप डायरेक्ट डिवाइड करके कट कर सकते हैं, या फिर अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड देखेंगे कैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मेरा मकसद आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखाना है, तो मैं अभी वो सिखा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली क्या करना है, आपको इस तरह से डिवाइड करना है जैसे हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं। तो अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो आपको किसको डिवाइड करना है, तो इसको, तो आप इसको यहाँ पे लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब डिवाइड किससे करना है, तो आप बोलेंगे एक्स प्लस 4 से, तो एक्स प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए कि आपको हमेशा जब भी डिवाइड करना है ना, तो ये पहला वाला, इसका पहला वाला टर्म देखना है कि पहला टर्म क्या है। तो आप यहाँ देख रहे हैं पहला टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका पहला टर्म देखना है। तो इसका पहला टर्म क्या है, तो आप कहेंगे एक्स है। अब मुझे क्या करना है, कोई एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट है, जिससे मैं एक्स में मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर बन जाए, पहला वाला टर्म बन जाए, जिससे यहाँ मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाए। तो आप कहेंगे गुरुजी किसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आप बोलेंगे एक्स का मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे कर दोगे एक्स में, पहली वाली टर्म देखो हमेशा, x का मल्टीप्लाई अगर x में करोगे तो एक्स स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, तो बिल्कुल कर दो। अब ये x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर बना, तो यहाँ लिख दिया। फिर ये प्लस लगा है तो यहाँ पे भी प्लस का x है क्या, तो हाँ बिल्कुल प्लस का x है। तो प्लस का x इंटू 4 करेंगे, प्लस का 4, प्लस का x इंटू प्लस का 4 करेंगे तो 4x बनेगा, और ये भी पॉजिटिव बनेगा तो ये पॉजिटिव। तो सिर्फ x का मल्टीप्लाई x में करा तो एक्स स्क्वायर आया, फिर x का मल्टीप्लाई 4 में करा तो 4x आया, और ऐसी कैसी टर्म हमने यहाँ पे लिख दी मल्टीप्लाई करके। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हमेशा आपको करना रहता है साइन चेंज, मतलब यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है इसको इसमें से घटाना है, साइन चेंज करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव साइन वाला है वो नेगेटिव। लेट सपोज अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो फिर वो पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस करने का मतलब, तो ये पॉजिटिव वैल्यू थी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो गई। क्लियर है। अगर यहाँ पे -4x होता पहले से ऑलरेडी, तो मैं क्या कर देता, उसको +4x कर देता। आई होप दैट इज क्लियर। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये 9x में से 4x गया, तो आप बोलेंगे गुरुजी 5x बचेगा। अब ये 20 को आप नीचे उतार सकते हैं, तो प्लस का 20 ऐसे कैसे नीचे आ गया, जैसे आप नॉर्मल डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए पहले टर्म क्या बन रही है, 5x बन रही है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। मुझे 5x बनाने के लिए x में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बच्चा भी बता देगा छोटा कि गुरुजी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखियो पॉजिटिव 5x चाहिए तो क्या चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तभी प्लस का 5x मिलेगा। तो यहाँ 5 का x में करेंगे तो 5x हो गया, और 5 का अगर 4 में करेंगे तो 20 हो गया, तो प्लस का 20, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का 20। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, आप देखेंगे इससे ये कट हो गया, क्या बचा 0। तो यहाँ पे जो बचता है वो रिमाइंडर बचता है, तो आपके जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो तो हो गई 0, तो आपका जो रिमाइंडर आ गया वो तो कितना आ गया, 0। ये आपका एक आंसर मिल गया। अब आपसे बोला है भागफल कितना होगा, तो ये जो लिखा हुआ है ये भागफल है, यानी कि ये जो क्वोशिएंट होगा इसका आंसर आएगा x + 5। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और लेके बताता हूँ जिसमें कुछ अलग वे मेथड हो सकती है डिवाइड करने की, देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, x³ + 1 को x + 1 से डिवाइड करने का बोल दे, तब कैसे करेंगे। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, a³ + b³ का क्या होता है, a + b × a² + ab + b²। ये बच्चा भी बोल सकता है कि a² + ab + b² यानी कि x² + x + 1 आएगा इसका आंसर।
ठीक है। तो अल्टीमेटली आप करने को कर सकते हैं, प्लस नहीं या माइनस आएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है वो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आएगा इसका आंसर। तो ये बच्चा भी बता सकता है करके, लेकिन मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड, डिवीजन आपको कैसे करना है वो मुझे समझाना है कि अगर इस तरह का डिवीजन आ जाए तब आप कैसे बनाएंगे, अगर वहाँ डिवीजन आप कर रहे हैं, वहाँ चीज़ें नहीं चलती तो ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वन को डिवाइड करना है एक्स प्लस वन से। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ तो आप देखिए कैसे डिवाइड होगा। यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, तो अब क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब मिलेगा, ठीक है। फिर एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वन में तो प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब आप माइनस करेंगे तो आप माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। लेकिन अब क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस का बन रहा है और प्लस का वन बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इसके साथ कुछ भी नहीं है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और प्लस का वन यहाँ लिख देंगे। क्लियर है, इस तरह से आपको सेट करना है इसको। तो ये प्लस का वन यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या किया, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना है, एक्स आ रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस एक्स से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस तो आप बोलेंगे माइनस, और माइनस प्लस माइनस हो गया और एक्स माइनस एक्स का मतलब प्लस माइनस तो माइनस हो गया और एक्स का वन में मल्टीप्लाई किया तो एक्स हो गया, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं साइन चेंज करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव थे। अब आप देखेंगे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, यहाँ पे तो बचा x और यहाँ पे बचा 1, तो ये बचेगा पॉजिटिव x पॉजिटिव 1, तो x प्लस 1। क्लियर है। अब आप देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है और यहाँ पे भी x प्लस 1 है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में कि x प्लस 1 ही आ जाए, तो आप बोलेंगे 1 का, तो प्लस 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1, और आप बोल रहे हैं ये माइनस हो गया ये माइनस हो गया, दोनों कट गए और आ गया कितना, 0। तो आप देखिए रिमाइंडर 0 आ गया और जो भागफल आया वो कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। तो आज का जो वीडियो था वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं तक रखते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो आपने कल के वीडियो में सीखा था कि डिवीजन कैसे करते हैं, मतलब पिछली वीडियो जो हमने डाली थी उसमें आपने ये सीखा कि डिवीजन कैसे करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम पॉलिनोमियल को, मतलब अगर दो एक्सप्रेशन आ गए तो उनको डिवाइड कैसे करेंगे, ये हमने सीख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम। देखो रिमाइंडर थ्योरम ऐसी थ्योरम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीधे रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं, मतलब सीधे शेषफल निकाल सकते हैं। शेषफल प्रमेय मतलब सीधे शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई दे दिया एक पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे कि आपको बोल दिया कि x की पावर 4 प्लस 3x सॉरी x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल है ना, ये एक एक्सप्रेशन है। इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। मतलब इस बहुपद में यदि x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए, तो तब आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलती है कि जो भी पॉलिनोमियल से आप इसको डिवाइड कर रहे हो, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड करना है, x माइनस 1 से। तो x माइनस 1 का 0 निकाल लो। 0 कैसे निकालते हैं वो मैं अभी बताऊंगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 को आप 0 के इक्वल रख दो। क्या करो, जिससे भी आपको डिवाइड करना है x माइनस 1 से डिवाइड करना है, लेट सपोज रिमाइंडर थ्योरम ही है, कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। तो x माइनस 1 से अगर डिवाइड करना है तो x माइनस 1 को 0 के बराबर रख दो। तो 0 के बराबर रख दिया तो यहाँ से आपके पास में x की एक वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 उधर शिफ्ट हुआ तो x की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये जो x की वैल्यू 1 है वो आप इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो। जो भी x की वैल्यू आई है, जहाँ जो भी x का मान आया है वो उठा के आप इस पॉलिनोमियल में रख दो। जब आप इस पॉलिनोमियल में वो उठा के रख देंगे तो आपको ये जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ से सॉल्व करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही उसका ये जो बहुपद है वो रिमाइंडर आएगा। वही वैल्यू क्या निकलेगी, रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि शेषफल मिलेगा। यही आपकी शेषफल प्रमेय होती। सीधे मैंने क्वेश्चन से समझाना ज़्यादा उचित समझा कि अगर आपको इसको इससे डिवाइड करना है तो जिस भी वैल्यू से आपको डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख देंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको आप 0 ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, मतलब x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो x की जगह 1 रख दे तो 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करना है, इस वैल्यू को आपको इधर सब्स्टिट्यूट करना है, इस वाले पॉलिनोमियल में जिसको भी आपको डिवाइड करना है उससे। जो भी आपको आंसर मिलेगा वही आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इससे ये इसको डिवाइड किया जाए x माइनस 1 से, तो आप ये बताइए ये इससे पूरा डिवाइड होता है कि नहीं, या फिर ये कम्प्लीटली विभाजित होगा कि नहीं। तो ऐसा कैसे बता देंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग करके x इक्वल टू 1 रख के ये x इक्वल टू 1 निकाल के ये वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे जैसे ही वैल्यू को रखा,
अब इस पे वैल्यू रखने पे ये जो भी आंसर दे रहा है, अगर इसका आंसर ये 0 के बराबर आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, मतलब इससे ये कम्प्लीटली डिवाइड होता है। और अगर यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं आती है और कुछ आती है, इसका मतलब ये इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, कुछ ना कुछ शेषफल देता है, और जो वैल्यू यहाँ से बनेगी वही शेषफल होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो अपन करके देखते हैं। 1 को यहाँ रखेंगे तो x की पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 की पावर 4, प्लस में ये हो जाएगा 1 का क्यूब, माइनस में 2 इंटू 1 का स्क्वायर, प्लस में 1, प्लस में 1, तो ये x की जगह 1 आया और फिर से 1। सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया यहाँ पे, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करो 1 ही मिलता है। फिर उसके बाद में -2 के बाद में प्लस का 1 हो गया, फिर से प्लस का 1 हो गया। देखो 1 1 1 1 कितना हो गया 4, 4 - 2 2, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसका मतलब जो रिमाइंडर है वो 2 है, यानी कि शेषफल जो है वो कितना है 2 है। अब प्रश्न को समझिए, इसको अगर इससे x - 1 से भाग दोगे तो शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। जैसे मैंने लॉन्ग डिवीजन बताया था, आप देख लेना 2 ही बचेगा। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है, यदि इसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको ये दे दिया क्या, एक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे के रखा और फिर आपको 4 ऑप्शन दे दिए, बताइए इनमें से किससे ये पॉलिनोमियल पूर्णतः विभाजित होगा। आप कैसे बताएंगे, आप सबको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और जो भी वैल्यू वो दे रहे हैं वो इसमें रख के देख लेंगे। जिस पे 0 आ रही है इसकी वैल्यू, वो वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है, मतलब जिस पे 0 आ रही है मतलब वो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो जिस पे रिमाइंडर 0 बच रहा है उससे वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। आई बात समझ में या नहीं आई? अरे मान लो यहाँ पे x+2 दे दे, 4 ऑप्शन दे दे ये पॉलिनोमियल देखे कि x - 1, x+2, x+3, x+4, ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, ठीक है। और आपसे पूछा कि बताइए ये वाला पॉलिनोमियल इनमें से किससे पूरा डिवाइड होगा, तो आपको क्या करना है, इसके इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या आएगा 1 आएगा। जब इक्वल टू 0 रखोगे तो 1 आएगा। इस 1 को यहाँ रख के चेक कर लो, अगर 0 आ जाता है तो ये इससे डिवाइड होगा कम्प्लीटली, अदरवाइज वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। यहाँ रख के देख लो 0, तो क्या आएगा -2 इसमें रख के देख लो, अगर 0 आ जाता है तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से चेक करना है। आई होप दैट इज क्लियर। एक क्वेश्चन करके भी बता दूंगा, समझ आ जाएगा। तो ये होती है रिमाइंडर थ्योरम, इस तरह से हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन। देखिए अब आपसे एक प्रश्न पूछा गया है, एक प्रश्न में दे रहा हूँ, उसमें 4-5 क्वेश्चन है सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम की प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न बन सकता है। तो एक में करवाऊंगा, बाकी आपको 4 खुद सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, ठीक है। तो x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, इसको हमने डिवाइड किया है किससे, ये जो पूरी टर्म है ये डिवाइड की जाती है किससे, x + 1 से डिवाइड की जाती है। तब रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपको बताना है। अगर x - 1/2 से डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर क्या बचेगा ये बताना है। अगर x से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा ये भी बताना है। x + π से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा, और 5 + 2x से डिवाइड करें तब रिमाइंडर क्या बचेगा। एक में करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये फर्स्ट वाला ही करके बता देता हूँ। अगर x + 1 से डिवाइड करेंगे मतलब x + 1 = 0 रखेंगे हम, इसका पहले 0 निकालेंगे, तो इसका 0 क्या आया, x = 1। अब x = 1 यानी कि इस 1 को मुझे यहाँ पे पुट करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन में पुट करना है। तो अगर 1 को यहाँ पुट करूँगा, x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो x का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब हो गया, प्लस में 3x², तो 3 × 1 का स्क्वायर हो गया क्योंकि x की जगह पे 1 पुट करना है, प्लस में 3 इंटू में कितना हो गया 1, क्योंकि x की जगह पे 1 रखा, और प्लस में 1। अब देखिए ये बनेगा 1, यहाँ बनेगा 3, 3 और 1 4, फिर 3 7 और 1 क्या बचा 8, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा 8। तो जब आप x + 1 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, यही आपका आंसर होगा। आप ऐसे ही सभी के लिए निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम पे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो देखते हैं। अब आपको कुछ वैल्यू ऐसी देगा जिसके बारे में आपको पता नहीं है, लिख के दे दिया इक्वेशन में और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब देखिए मेन कि कैसा इसका प्रयोग है। अब आपसे देखिए इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, आपको क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है यदि x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, x - 1 से अगर ये पूरी इक्वेशन पूर्णतः विभाजित हो। हिंदी में बताता हूँ, यदि ये जो बहुपद आपको दे रखा है ये x - 1 से पूर्णतः विभाजित हो तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। इंग्लिश में देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। फैक्टर का मतलब क्या है
कि ये जो पर्टिकुलर पूरी टर्म है ये x माइनस 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। अब मुझे बता दो कोई भी टर्म अगर कोई भी अगर एक्सप्रेशन किसी दूसरे एक्सप्रेशन से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेट सपोज ये एक्सप्रेशन x माइनस 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मेरे दोस्त कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब ये कि रिमाइंडर 0 बचेगा। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा मतलब कि जब x माइनस 1 को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, और जब इस 1 को आप इस इक्वेशन में पुट करोगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे, मतलब जब इस 1 को यहाँ इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो इस इक्वेशन की वैल्यू 0 बननी चाहिए। जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो आज 0 के इक्वल होनी चाहिए। 0 के इक्वल क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये इसका फैक्टर है, और फैक्टर का क्या होता है? फैक्टर का मतलब ये होता है कंप्लीटली डिवाइड करे, और कंप्लीटली डिवाइड करेगा मतलब शेषफल 0 बचेगा। और शेषफल कैसे निकालते हैं भाई? इसको 0 रख के जो भी वैल्यू आती है उसमें डाल देते हैं। जब इसमें डाल देंगे तो वो शेषफल दे देता है, और वो शेषफल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। बोलो बात समझ में आई? 0 बचेगा शेषफल, तभी तो इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो हम यही करेंगे। क्या करेंगे? x माइनस 1 है, x माइनस 1 को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू 1 निकल गई। अब रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलती है? इस 1 को यहाँ पुट कर दो। अगर इस 1 को आप यहाँ पुट कर रहे हो और 0 आ जाता है तभी ये इसका फैक्टर होगा, तब ये इसका फैक्टर है ना। तो आप 0 रख देते हैं इसको, ये 1 को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के, ये किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। अब आप बोलोगे 0 के बराबर क्यों किया? 0 के बराबर इसलिए किया क्योंकि अभी मैंने समझा दिया कि अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 0 रख दिया। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 माइनस में 4 प्लस में k इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 उधर जाएगा, तो k की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3। तो यहाँ पे k का जो वैल्यू है वो माइनस 3 होगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। इसी तरह से आपको निकालना है। अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले भी है जिससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान लो ये वैल्यू दे दी और फिर आपको ऑप्शन में 4 वैल्यू दे दी और बोला बताइए कौन सी सही होगी। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले, इनको आपको याद रखना है। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy सॉरी प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अगर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर माइनस हो तब इसके अलग फॉर्मूले बनते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जहाँ भी माइनस होगा, जैसे कि अगर यहाँ माइनस वाई है, लेट सपोज यहाँ माइनस वाई होता तो मैं क्या करता? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो सेम रहता। अगर एक्स वाई देखेंगे तो एक्स और वाई जिसमें वाई आ रहा है उसमें माइनस लग जाएगा। एक्स वाई यानी कि 2xy वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। ऐसे ही वाई जेड यानी कि वाई जेड वाली जो टर्म है ये भी माइनस की हो जाएगी। फिर जेड एक्स में कोई माइनस नहीं है तो जेड एक्स वाला पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप ये बनाते आप सीख गए होंगे। तो आगे अगर यहाँ भी माइनस हो तब भी आप ऐसे ही बना सकते हैं, अगर दोनों में हो तब भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्लस है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे ही अगर x प्लस वाई का होल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला बनता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ये फॉर्मूला आपने a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में याद किया होगा। ऐसे ही x माइनस वाई का होल क्यूब भी होता है। ऐसे ही एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है, तो इसका वैल्यू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आपने याद किया होगा, तो क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये पूरा अंदर वाला टर्म प्लस का आ जाएगा। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। ये फॉर्मूले आपको लर्न कर ही लेना है, कर ही लीजिए, अभी कर लीजिए। ठीक है, ताकि क्या रहे कि एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, कई बार ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया कि इसकी वैल्यू बता दो, आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है, तो अल्टीमेटली ये आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और रिमाइंडर थ्योरम दोनों पूरे पॉलिनोमियल की जान है, ये समझ लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, तो वो है ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करेंगे ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हालांकि ये नया लेक्चर नहीं है, उसी लेक्चर में ये पार्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आपको यहीं पे मिलेगा ये, है ना। तो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल की अगर बात करें या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो किस तरह से होगी ज़रा देखिए। अगर आपके पास में px कोई पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे px एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 दे के रखी है। ठीक है, समझेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे फास्ट। तो ये एक पॉलिनोमियल दे के रखा है। अगर इस पॉलिनोमियल में x की कुछ वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, मान लो इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है, 2 रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, 4 रखता हूँ, जो मेरी इच्छा है वो रखता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर में पुट करूँ और x की वो वैल्यू
x की कोई तो वैल्यू ऐसी होगी जिसपे इस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, वो क्या आ जाए, जीरो ही आ जाए, ठीक है, जीरो के इक्वल मतलब जीरो आ जाए। तो x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसपे ये पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू पूरी जीरो, x की वैल्यू रखने पे जीरो हो जाए ये पॉलिनोमियल, उसी को क्या बोलते हैं, जीरो या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। कैसे, जरा मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं x इज इक्वल टू -4 रखता हूँ, इस इक्वेशन में x इक्वल टू -4 रखता हूँ, अब ये कैसे आया वही बताऊंगा मैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालते कैसे वही बताऊंगा। तो x इक्वल टू -4 रखूंगा तो आप ये देखेंगे p ऑफ x है तो p की जगह -4 रख देंगे, p ऑफ -4 वो कितना निकालेंगे, x की जगह -4 रखिए, -4 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू -4 प्लस में 20, आप पाएंगे यहाँ मिलेगा कितना 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा 16, 9 चौक 36 यानी कि -36 प्लस में 20, आप देख रहे 16 और 20 हो जाएगा कितना 36, 36 -36 कितना आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू -4 जो है वो क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। और अगर इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा, अगर इसको आगे सॉल्व करो, इसको इधर लेके जाऊँ तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 बनेगा। इसका मतलब जो x प्लस 4 होगा वो इसका एक फैक्टर है, x प्लस 4 क्या है, इसका एक फैक्टर है, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली अभी सिर्फ हमको ये समझना है कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो, इसीलिए तो इसको जीरो बोलते हैं। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं, जीरो या रूट ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। अब कोई पॉलिनोमियल है तो उसके कितने जीरो पॉसिबल हो सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, मतलब कि कोई भी एक आपके पास में ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है वो 2 है, तब हम उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, मैं सिखा चुका हूँ। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके कितने जीरो पॉसिबल होंगे, 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 2, मतलब जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी किसी भी पॉलिनोमियल के उतने ही जीरो उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो होंगे। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरो होंगे, अगर 4 है पॉलिनोमियल की पावर तो उसके 4 जीरो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए आपने इसका एक जीरो निकाल लिया, दूसरा फाइंड करना है, तो अगर जीरो फाइंड करने का बोले आपसे तो कैसे करेंगे, मुझे पता है कि x की वो वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होती है वही क्या होता है, इसके जीरो होते हैं, है ना, वही जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं। तो आप इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट छूट रहा था, ये भी बता देता हूँ कैसे करना है। फैक्टर करने के लिए क्या करना है, आपको कॉन्स्टेंट को देखना है, ये कॉन्स्टेंट है 20, है ना, मतलब नंबर जो भी है, तो ये कॉन्स्टेंट आपका 20 है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं आप सीधे उठा के कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, है ना। अगर यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 2 होता है, यहाँ 2x स्क्वायर होता तो 20 का मल्टीप्लाई 2 में करते और बनाते 40, लेकिन यहाँ पे एक ही था तो यहाँ पे क्या करा 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे गुरुजी 20 बनेगा। आई होप दैट इज क्लियर, यहाँ पे 20 बन गया। अगर ये 20 बच गया मेरे दोस्त, 20 बन गया, तो आपको क्या करना है, इस 20 को तोड़ना है। 20 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिनका मल्टीप्लाई करो तब 20 आ जाए, है ना, और जिनको प्लस माइनस करो तो 4 आ जाए, जिनको प्लस या माइनस करो तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करो तो 20। तो ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं, 4 और 5। तो आप देखेंगे 4 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 20 आ जाएगा, और अगर मैं क्या करूँ, यहाँ 9 लाना है तो 4 में अगर 5 को करूँगा ऐड तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाएगा, ठीक है, 9 आ जाना चाहिए यहाँ पे बीच में, अगर 4 लिख दिया तो गलत लिख दिया था मैंने, 9। तो अब देखिए 4 और 5 लेते हैं तो इसको इस बीच वाली टर्म को तोड़ना है हमको। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं प्लस का 4x प्लस का 5x, क्यों, क्योंकि 5x और 4x कितना हो गया 9x। अब देखिए प्लस का 20 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, x दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, x तो बाहर आ गया तो एक बार x बचा, और प्लस में यहाँ से x बाहर गया तो 4 आ गया, तो x प्लस 4 बचा। आई होप दैट इज क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ से दोनों में से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस का 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा और यहाँ पे 4 बचा। अब आप देखिए x प्लस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस 4 और यहाँ बनेगा x प्लस 5। तो आप देख रहे हैं इसके इक्वल टू में आपने 0 रखा था क्योंकि 0 आना चाहिए। आपने क्या बोला, 0 आना चाहिए भाई, 0 निकालना है तो 0 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मतलब इसके बराबर में भी 0 हो तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, और x प्लस 5 इक्वल टू भी 0, इसके बराबर में भी 0 हो तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो
तो अगर ये इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप बोलेंगे -4 निकलेगी गुरुजी। और अगर ये 0 होगा तो आप x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो आप बोलेंगे -5 निकलेगी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं x की दो वैल्यू आई -4 और -5, और इन्हीं को क्या बोलेंगे आप, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टर करके आप निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, इसका यूज़ बहुत सारा है ना। आप क्या करोगे, ये जो भी वैल्यू है अगर इसको सीधे आप इसमें रखोगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, तभी उसको बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। हमने रिमाइंडर थ्योरम में भी ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि अगर कोई भी चीज़ को आप कोई भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के इक्वल टू रख दो, और जो भी वैल्यू आती है वो पॉलिनोमियल में अगर आप रखेंगे 0 आ रहा है मतलब वो उससे पूरा डिवाइड हो रहा है, वो रिमाइंडर ही दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली इसी को हम बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरोस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा, वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर। इसको बोलते हैं जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपसे रूट्स भी पूछ सकता है, रूट ऑफ पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के रूट क्या क्या है, तो आप बोलेंगे -4 और -5। जीरो क्या क्या है तो भी आप -4 और -5 बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप दैट इज क्लियर, ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, देखिए अब एक दो क्वेश्चंस लेके देखते हैं कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जीरो और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल x³ + 1, मतलब इनमें से आपका कौन सा x³ + 1 का जीरो, शून्यक या फिर रूट है। ठीक है, तो मूल, इसको हिंदी में बोलते हैं, जीरो को बोलते हैं शून्यक और रूट को बोलते हैं मूल। तो शून्यक या मूल दोनों बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस बहुपद का शून्यक या मूल्य आपको मूल आपको ज्ञात करना है। आप अगर हिंदी वाले तो भी इंग्लिश में क्वेश्चन को शिफ्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं पे किसी वर्ड में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अल्टीमेटली हमने देख रहा है कि यहाँ पे अगर इसका जीरो फाइंड करना है, मतलब कि वो एक्स की वैल्यू वो जिसको यहाँ पे रखने पर वो जीरो दे दे, मतलब यहाँ पे x= भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास ऑप्शन में, x= -1, x=1, x=0, x=3, ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं अगर आप -1 को यहाँ पुट करेंगे तो -1 का क्यूब +1 और ये -1 + 1, यही जीरो आपको दे रहा है, यही रखने पे आपको जीरो आ रहा है, बाकी कोई भी रखोगे आप तो जीरो वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना, क्योंकि अगर आप जीरो भी रखते हो तो यहाँ 1 वैल्यू मिलेगी। तो अल्टीमेटली इसका सही आंसर होगा वो -1 होगा। अब ऐसी तरह इसी में देखेंगे कि x³ + 3x² + 3x + 1 का क्या जीरो होगा, तो अल्टीमेटली इसमें से आंसर क्या होगा, तो आप यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, -1 होगा, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो ये देगा आपको -1, यहाँ 3 × -1 का स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो +3 देगा, फिर 3 × -1 ये -3 देगा, और यहाँ पे +1 एज इट इज़, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और क्या आएगा, जीरो आएगा, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, -1। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बस कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देता हूँ इसी वीडियो में। तो अगर मैं जीरो की बात करूँ, जीरोज और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद के अगर शून्यक या फिर उसके मूलों की बात करूँ, तो यहाँ पे जो शून्यक या मूल यानी कि जीरोज जो और जो रूट्स होते हैं वो बात तो एक ही है। तो जो मैं इसको रूट को हटा देता हूँ, अभी सिर्फ जीरोस की बात कर रहा हूँ, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, सिर्फ जीरोस याद रखिए आप। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं, तो अल्टीमेटली अगर आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि जिसकी डिग्री 2 है, जो इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, तो अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 है, तब जीरोस कितने पॉसिबल है मैं आपको बता चुका हूँ, 2 जीरो पॉसिबल है। तो जो जीरोस होते हैं उनको जनरली हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है बहुत सारी, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, रूट्स बोलो जीरो बोलो, बातें की है। अगर मैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हुई, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 के फॉर्म में होगी। तब इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो अल्फा, बीटा और गामा होंगे। क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो 3 रूट पॉसिबल है, 3 जीरो पॉसिबल है, तो अल्फा, बीटा और गामा होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है और ये जो कोफिशिएंट आपको दिख रहे हैं पॉलिनोमियल के,
उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ऐसे समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो। क्या बोला मैंने, ऐसा इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक इक्वेशन लिख दी, बराबर में 0 कर दिया, तो ये इक्वेशन को आप जब कंपेयर करेंगे तो ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर लो जरा, अगर आप कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू क्या निकलेगी, तो पीछे से बच्चा बोलेगा 3 निकलेगी गुरु जी, ठीक है। b की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो आप कहेंगे 5 होगी। c की वैल्यू देखें तो c मतलब कि कांस्टेंट, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी। अब मान लो कि कभी गरीबी बढ़ गई और ये प्लस की जगह माइनस आ गया, तो सी की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे गुरुजी -6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या का विषय है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं है। अगर और गरीबी बढ़ गई, इसकी जगह -5 आ गया, तब आप क्या बोलेंगे कि b की जो वैल्यू होगी वो भी -5 हो जाएगी, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -5, b की जगह पे -5 उठा के रख देना, ठीक है, तो -5 हो जाएगा। अभी हमारे पास में गरीबी नहीं है इतनी, तो यहाँ पे प्लस प्लस लगा लेते दोनों जगह और 5 लिख देते, तो कोई समस्या का विषय नहीं है, बस बताने के लिए कि यहाँ पे अगर साइन चेंज हो तो अपन अलग तरह से लगा सकते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा कि कोफिशिएंट अगर बात करें तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू 5 हो गई, c की वैल्यू 6 हो गई। अब मैं आपके बात करता हूँ जीरोज ऑफ इक्वेशन, जीरोज ऑफ इक्वेशन। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो की बात करूँ तो दो तरह के दो जीरो हो सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कितने जीरो होंगे, 2। अब ये 2 जीरो कौन कौन से होंगे, तो मैंने कहा 2 जीरो इसके अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सम ऑफ जीरोज होता है, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ जीरोज, हिंदी में इसे कहा जाता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, या फिर इसे कहा जाता है मूलों का योगफल, मूल बोलते हैं इसको, रूट्स भी बोलते हैं, तो मूलों का योगफल। हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी कचरा हो रही है, तो कचरे को संभाल लेना। तो सम ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा, आप बोलेंगे गुरुजी अल्फ़ा प्लस बीटा होगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आप कहेंगे -b/a निकलेगी। अब आप बोलोगे सम ऑफ जीरोस जो हुआ वो -b/a हुआ, -b क्या है, a क्या है, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये b है, ये a है, तो -b/a यानी कि इसके अगर इस वाली इक्वेशन के सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। 5 है तो माइनस लगाएंगे तो -5, और वैल्यू ऑफ a की वैल्यू 3 है तो -5/3 होगी। बोलो आई बात समझ में, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। अब मैं बात करता हूँ, ये तो सम ऑफ ज़ीरो हो गया, एक चीज़ और निकलती है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, हिंदी में इसे कहा जाता है मूलों या शून्यकों का गुणनफल, है ना। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे तो वो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये जो होता है वो c/a होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब c क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी c यहाँ पे 5 है, और a क्या है, तो आप बोलेंगे 3 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा बच्चा, ठीक है। सब बड़े बड़े मुझसे, चलो तो 5/3 कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो c/a बनेगा, अगर सम ऑफ रूट निकालेंगे तो -b/a बनेगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। मुझसे निवेदन किया जा रहा है कि मैं कैमरे की तरफ देखूँ, ये मैं कैमरे की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है। वो बार बार के सामने स्क्रीन लगी हुई है तो मैं देखता रहता हूँ कि फ्रेम में आ रहा हूँ, कहीं बाहर तो नहीं निकल गया पढ़ाते पढ़ाते, नहीं तो पता चला मैं इधर पढ़ा रहा हूँ, चले गया रेलवे ट्रैक पर, कोई मतलब नहीं, उधर से ट्रेन आ गई, ठीक है। तो चलिए अल्टीमेटली मैंने क्या देखा, सम ऑफ जीरोस जो होते हैं वो -5/3 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर देखें तो 5/3 होगा, यानी -b/a सम ऑफ जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है। तो आपको अल्फ़ा प्लस बीटा का ये फार्मूला और अल्फ़ा इंटू बीटा का ये फार्मूला याद रखना है। मैं इधर कोने में लिख देता हूँ बिल्कुल, कि यहाँ पे आ रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होगा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a होगा, ठीक है। और इस बॉक्स को यहीं बंद कर देते हैं। तो हमने क्या देखा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देख लिया कि इस तरह से कुछ होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए हम देखते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो हम फाइंड कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो जीरोज होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो अल्फा और बीटा होते हैं, अल्फा एंड बीटा होंगे। तो अल्फा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट होंगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इस रूट को फाइंड कैसे करना है, तो इस रूट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, मतलब कि बीच में से तोड़ के इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन का मेथड लगाते हैं। आप फैक्टराइजेशन का मेथड लगाना चाहें तो लगा लीजिए, नहीं तो एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से भी आप रूट्स निकाल सकते हैं। जरा देखिए, रूट्स का मतलब सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है उस इक्वेशन का, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर रूट की बात करूँ या फिर मैं उसके जीरोस की बात करूँ तो क्या होगा, जिसपे इस इक्वेशन की एक्स की वो वैल्यू, जिसपे इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो रही है, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 रख सकते हैं। तो x की वो वैल्यू जिस पे भी इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो आएगी, उसी को हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अभी देखो करना क्या है, तो अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, उसमें लास्ट वाले कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप 8 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ा, अगर कुछ होता तो वो वाला पर्टिकुलर, जैसे यहाँ 2 होता तो फिर मैं 8 में 2 का मल्टीप्लाई करता, 2x स्क्वायर होता तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8 इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब इस 8 को आपको ब्रेक करना है, ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करो तो बीच वाली टर्म आ जाए, ठीक है। तो अगर प्लस माइनस करें तो बीच वाली टर्म आ जाए, यानी कि 2x आ जाए माइनस का, और अगर 2 पार्ट्स का मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या मिल जाए, ये टर्म मिल जाए, 8 मिल जाए, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो अगर मैं देखूंगा तो क्या हो सकता है, 4 और 2, तो अगर मैं माइनस का 4 और 2 लेता हूँ, है ना, तो माइनस 4 इंटू 2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 8 आ जाएगा हालांकि, तो माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 8 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ आगे थोड़ा सा कि अच्छा 4 और 2 अगर मैंने यहाँ पे लिया तो माइनस 4 प्लस का 2 8। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक थी, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, है ना, मैंने गलत प्रिंट कर दिया, मेरा प्रिंटर खराब हो गया था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 8 है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखो अल्टीमेटली 2 अगर मैं टर्म ले लेता हूँ तो माइनस 4 और 2 बनेगी, तो माइनस 4 इंटू 2 करेंगे तो माइनस 8 होगा, क्योंकि देखो अब यहाँ पे 8 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 8 का 1 में, तो माइनस 8 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने 4 माइनस का 4 और 2 ले लिया, तो माइनस 4 इंटू 2 करेंगे माइनस 8 आ गया, और माइनस 4 प्लस 2 करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए माइनस 2 बीच वाला, तो देखो माइनस 2 भी आ रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इस 2x को मैं तोड़ रहा हूँ, इस 2x को ऐसे लिख लिया मैंने, माइनस 4x प्लस 2x, और ये माइनस 8 ऐसा कैसे ही इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ दोनों में से x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस में 4, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, इन टर्म में से 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। आई होप दैट इज़ क्लियर। अब देखो क्या करेंगे, इसके बाद में हम x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए एक बार x माइनस 4 को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया, और एक बार मैं x प्लस 2 को 0 से इक्वेट कर देता हूँ तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस इक्वेशन का मतलब क्या है, x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, x प्लस 2 भी 0 के इक्वल है। अगर ये 4 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव 4, ये 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेगेटिव 2। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि आपके जो 2 रूट हुए इक्वेशन के, 2 जो ज़ीरोज़ हुए वो क्या होंगे, 4 और माइनस 2। सो आप बोलेंगे अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो होगी 4, और बीटा की जो वैल्यू होगी वो -2 होगी, ठीक है। ये 2 रूट्स हो गए, अल्फ़ा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -2। इज़ दैट क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमने निकाला। आप चाहें तो एक श्रीधराचार्य जी का भी फॉर्मूला होता है, ये जिसे फॉर्मूला मेथड कहते हैं, उससे भी आप रूट निकाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये तो हमने देख लिया कैसे करना है। अब एक फॉर्मूला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक मेथड और है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड भी बड़ा आसान है, उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, रूट्स या जीरोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, गलती होने की संभावना भी नहीं रहेगी अगर आपने थोड़ी सी क्या कर ली, प्रैक्टिस कर ली तो चलिए देखिए, अगर मैं बात करूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, a b c की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी -2 और c की वैल्यू -8। अब
आप सिर्फ देख के वैल्यू बता देंगे, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ ऐसे लिखोगे ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। इक्वेशन को देखना और आपको पता चल जाएगा, दिमाग में बैठा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, बी की जगह -2 आ रहा है तो बी की वैल्यू -2, सी की जगह कांस्टेंट -8 आ रहा है -8 हो गया, ए की जगह 1 आ रहा है 1 हो गया, बात ही खत्म हो गई। अब फॉर्मूला मेथड क्या बोलती है कि आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो इक्वेशन का, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 को सॉल्व कर सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तो x की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मेथड होती है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि आपको फटाफट से फैक्टर मिल जाए कि क्या हो गया। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो फिर फैक्टर ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, प्रैक्टिस है तो मिल जाएगा, आसानी आते क्वेश्चन। तो अल्टीमेटली आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एक एक चीज़ रख के और फिर निकालने बैठोगे, डायरेक्ट वैल्यू रखिए। देखिए एक्स की वैल्यू माइनस का बी की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है -2 और एक माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस ऑफ -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का बी स्क्वायर हो गया, माइनस लगा दिया 4ac, तो ये रहा 4 ac में। चलो तो a यानी कि 1 और c यानी कि -8, तो 1 इंटू -8 कितना हुआ, माइनस का 8 हुआ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -8 अपॉन में 2a, तो 2 और a की वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1, ये हो गया फॉर्मूले में, ये रखा गई वैल्यू। अब देखो x का वैल्यू कितना आएगा, तो पीछे से कोई बोलेगा 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4 और ये 8 चौक 32, तो प्लस का 32 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 32 अपॉन में कितना बचेगा 2, यहाँ से बनेगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 36 अपॉन में 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 6 अपॉन में 2। अब ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, फुगड़ी खेलने के लिए नहीं दे के रखा हुआ है, ये क्यों दे के रखा हुआ है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 6 अपॉन में 2, और x की एक वैल्यू तो ये हो गई, एक बार आप माइनस लेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 माइनस 6 अपॉन में 2। आप देख रहे हैं 2 और 6 8/2 के रहेंगे तो x की वैल्यू 4 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 6 यानी कि -4/2, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई। तो आप देख रहे हैं दो वैल्यू x की आ गई 4 और -2। आई होप दैट इज़ क्लियर। सो 4 और -2 आ गई। आप यहाँ देखिए, पहले अगर हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया था तब भी क्या आ रही थी 4 और -2 आ रही थी, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे आप ऐसे रूट्स निकाल सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी इक्वेशन आपको दी जा सकती है एग्जाम में और बोलेंगे कि आप फाइंड द रूट्स ऑफ दैट, इसके रूट निकालो, या रूट निकालने का बोलेगा, जीरोज निकालने का बोलेगा, या फिर सॉल्यूशन निकालने का भी बोल सकता है कि इसके दो सॉल्यूशन जो होंगे वो निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे निकालोगे, तो या तो ये फॉर्मूला ठोक देना या फिर आप क्या करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके कर सकते हो। तो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो मैंने क्या क्या आपको बता दिया, पॉलिनोमियल निकालते बता दिया, सॉरी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते बता दिया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में रिलेशन भी बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये तो मैंने देख लिया। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल आपको दे के रखे, या फिर आपको ऐसा दे दे कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे दे, मतलब कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे के रखे, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या करे दे के रखे आपसे, और आपसे बोले कि इक्वेशन निकाल दो। तब आप इक्वेशन कैसे बनाते हैं, योगफल और मूलों के गुणनफल से इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन भी बता देते हैं कि ये कैसे होते हैं। अब दादा तुम लोग शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है वीडियो को, आते बाहर आ गई हमारी पढ़ा के। अब आप लोग अभी भी शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या, ठीक है, आप खुद ही सोच लो अब, ठीक है। चलो टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, इसके जीरोज निकालना है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a निकालना, मत बैठ जाना, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ तो सीधे निकल रहा है कि टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो जाएगा, और टी की वैल्यू क्या हो जाएगी √15, और जब भी ऐसे स्क्वायर लगा रहता है तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट्स क्या होंगे, √15 पॉजिटिव √15 प्लस का √15 और माइनस का √15, ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये जो दो रूट हुए ये हो गए, अल्फ़ा की वैल्यू ये हो गई और बीटा की जो वैल्यू है वही आ गई, क्लियर। तो ऐसे हम रूट्स को निकाल सकते हैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। वहाँ पे x वाली टर्म t वाली टर्म नहीं है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अगर निकालना है तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 4u² - 8u इक्वल टू 0, इस 8u को उधर ले जाएंगे तो 4u²
इक्वल टू 8u हो जाएगा। इस u से ये स्क्वायर कट गया और u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/4, और आप ये देखेंगे कि यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो u इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम लोग इसके रूट्स निकालते हैं। कोई समस्या तो नहीं इसके अंदर? अब है ना, कुछ लोगों को यहाँ समस्या आ सकती है कि गुरुजी आप तो बोल रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो कितने रूट होना चाहिए, 2 रूट होना चाहिए, आप तो एक ही निकाल रहे हो, u इक्वल टू 2, दूसरा रूट क्या होगा? तो मैं बोलूँगा आप टेंशन मत लो, आप ऐसे कर लो इसको 4, इसमें दूसरा रूट जो होगा u इक्वल टू 0 होगा, एक ही आ रहा है मतलब दूसरा क्या होगा 0 होगा ऑटोमेटिक। अब मैं बता देता हूँ कैसे, जरा शांति रखो। देखो 4u स्क्वायर माइनस 8u इक्वल टू 0, आप इन दोनों में से 4u कॉमन ले लो, तो आप बोलेंगे अंदर क्या बचेगा u माइनस 4u को कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा u, और 4u कॉमन आया तो कितना बचेगा 2, तो u माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। अब आप देखो एक बार इस 4u को 0 से इक्वेट कर दो तो 4u इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्यों? क्योंकि 4 0 के अपॉन में बनेगा और 0 के अपॉन में कुछ भी दो तो वो 0 कर देता है। ठीक है, अभी देखिए दूसरा u माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं तो u माइनस 2 इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू कितनी 2, तो यहाँ से आप देख रहे हैं दो वैल्यू निकली, u की 0 और u की 2, तो आप देख रहे हैं 2 तो मैंने निकाली दी थी और दूसरी वाली क्या होगी 0। ठीक है, आई होप दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे कैसे पॉलिनोमियल के हम रूट फाइंड करते हैं ये आप सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर सम ऑफ द रूट्स दे रखे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखे, या सम ऑफ द जीरोस बोल लो या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोल लो, ये दे के रखे तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, तो इक्वेशन बनाते भी सीख ही लो तुम। और आज हम देखेंगे कि अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर इसको ऐसे बोल सकता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर गिवन हो, तब हम वहाँ से इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो इक्वेशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आपको ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर, आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा वायर में कुछ प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हो गया ठीक। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है यदि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको गिवन है। अब आप कोई बच्चा बोलेगा कि ये आया कैसे, तो इसको भी मैं बता देता हूँ ये आया कैसे। ज़रा देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि सम ऑफ रूट्स की अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है माइनस बी अपॉन ए, कॉफिशिएंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स और उसके अगर मैं बात करूँ जीरोस के बीच में रिलेशन देखें तो सम ऑफ दी जीरोस या सम ऑफ दी रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट यानी कि मूलों का जो गुणनफल होता है वो सी अपॉन ए होता है, ये मैं आपको बता चुका था। ठीक है, अब देखिए ये कैसे चीज़ आई, ये चीज़ कैसे आई, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है ना। अगर ये इक्वेशन ऐसी होती तो आप क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को आप a से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए, तो a से डिवाइड करूंगा तो a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ, a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ और a से यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं 0 अपॉन a तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 0 ही हो जाएगा, तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अगर आपने a से यहाँ पर डिवाइड किया तो a से a कट गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा b अपॉन a इंटू में x, ये प्लस में आ जाएगा c अपॉन a। अब इक्वल टू में क्या है, तो इक्वल टू में 0 है। ठीक है भैया 0 है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए क्या होता है, तो आप बोलेंगे बी अपॉन ए जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अगर मैं यहाँ से बी अपॉन ए की वैल्यू निकालूंगा तो ये माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अगर ये माइनस को यहाँ से हटाएंगे तो ये माइनस कहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा। तो आप देख रहे हैं बी अपॉन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आप देखिए बी अपॉन ए की जगह मैंने लिख दिया कितना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में कितना एक्स प्लस क्या है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए किसकी वैल्यू होती है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो आप देख रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो आपने ये पाया यहाँ से कि ये इक्वेशन जो है वो आपकी बन गई। ठीक है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट दे रखे तो उससे आप कैसे इक्वेशन बना सकते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। आपको एग्जामिनर क्या करेगा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे के रखेगा और बोलेगा फाइंड द इक्वेशन, और 4 इक्वेशन ऑप्शन में डाल देगा, बताओ कौन सी सही है। कैसे बताओगे, ठीक है। तो बताने का तरीका ज़रा देखो, एक क्वेश्चन में करके बताता हूँ, बाकी सारे आपको करना है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ठीक है, देखिए अब आपके पास में कुछ क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। 4 क्वेश्चन आपको गिवन है।
एक में बताऊंगा, बाकी आपको करना है, ठीक है, बड़े आसान है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा आपको 1/4 गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको -1 गिवन है, आपको इक्वेशन बनानी है। तो ठीक है, मैं बना देता हूँ, x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितनी वैल्यू गिवन है, तो आप बोलोगे -1/4, सॉरी 1/4। तो आप देखेंगे माइनस तो यहाँ सेम रखा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 हो गई और ये x यहाँ पे आ गया, ठीक है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट गिवन है कितना -1, तो आप क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह -1 रख देंगे इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 1/4x माइनस का कितना 1 इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 का आप एलसीएम ले सकते हैं। तो 4 का अगर आप मैं एलसीएम ले लूँ तो यहाँ हो जाएगा 4, ये 4 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x², 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, 1 का x में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का x, यहाँ पे बचेगा माइनस का 4 इक्वल टू 0। इस 4 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ से हट जाएगा, मल्टीप्लाई में 0 के किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। मतलब ये आपकी जो है इक्वेशन बन गई 4x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सम ऑफ रूट अगर √2 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/3 है तो आपको इक्वेशन बनानी है, इसके लिए भी आपको बनानी है जब दोनों 1 है और इसके लिए भी आपको इक्वेशन बनानी है। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये आप कीजिएगा। नेक्स्ट पिक और है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है, अगर आपको क्या दे रखे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखे और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दिया हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना दी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ दे के रखे, ठीक है, मेरे से बोलने में गलती हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ दे के रखे और उस ग्राफ को देखकर आपको बताने का बोले, आपसे पूछा जाए, उस ग्राफ को देखकर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, ठीक है, या फिर आपको किसी भी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ दे दे, पॉलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दे दिया जाए और आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ कि इस पॉलिनोमियल के कितने रूट पॉसिबल है, कितने रूट होंगे, ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है किसी पॉलिनोमियल का, इसके कितने रूट होंगे। तो आप कैसे देखेंगे, लेट्स सपोज जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है और उसका ग्राफ मैंने इस तरह से कुछ बनाया, ठीक है, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, तो आपको देखना है एक्स, ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है, और ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं वाई, आप वाई डैश भी कर सकते हैं, यहाँ पे वाई और वाई डैश, यहाँ एक्स एक्स डैश कर सकते हैं। तो ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। तो आपको क्या देखना है, आपको एक्स एक्सिस को देखना है कि आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं एक्स एक्सिस को ये कितनी बार कट कर रहा है, एक तो यहाँ और एक यहाँ कट कर रहा है। देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है, तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे या फिर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहाँ पे 2 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देके भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 10th में ये कॉन्सेप्ट है, तो अल्टीमेटली मैंने वहाँ से निकाल के आपको बता दिया कि अगर ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तब भी आप बता सकते हैं। वैसे अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि शायद पूछ ले, पॉलिनोमियल दिया है तो, है ना। तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, बिल्कुल सारी चीज़ें कवर करवाना चाहता हूँ। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कुछ डायग्राम से जिनको देखकर आपको बताना है कितने रूट्स पॉसिबल है, कितने रूट्स यहाँ पे पॉलिनोमियल के होंगे, जिनका डायग्राम आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो स्क्रीन पे डायग्राम शो कर दिया जाए। पहला डायग्राम आप देख रहे हैं, अब देखिए आपकी स्क्रीन पे, आप जरा पहला डायग्राम देख लीजिए। अब देखिए पहला डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अब इसको देख के आपको बताना है कितने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसी पॉलिनोमियल का एक ग्राफ है, आप बताइए कितने जीरो इसके होंगे। तो आप बोलेंगे इसके जो जीरो होंगे वो कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि आप देखेंगे ग्राफ को ए पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो टच करे या कट करे, ठीक है, तो एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो यहाँ पे ए पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे भी एक ही बार टच कर रहा है, चाहे ऊपर कर रहा है, पहले वाले में नीचे कर रहा था, तो यहाँ पे भी कितना जीरो होगा, 1 ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगला देखते हैं। नेक्स्ट देखिए ये कितनी बार इसको टच कर रहा है, तो आप बोलेंगे 1। आप देखेंगे इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो कितने जीरो होंगे, यहाँ पे 3 बार टच कर रहा है, मतलब एक्सिस को 3 बार कट कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे जीरो कितने होंगे, तो आप कहेंगे यहाँ पे इसके 3 जीरो होंगे। तो अल्टीमेटली इसका आंसर जो होगा वो 3 जीरो हो जाएगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कितनी बार कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ 1 ही बार कट कर रहा है, तो आप बोलेंगे इसका जीरो कितना होगा, तो 1 जीरो होगा। अगला देखते हैं।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये 2 बार कट कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। अगला यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 और 3, 3 बार कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, देखिए कितनी बार कट कर रहा है, तो ये कैसा बन रहा है, एम टाइप से बन रहा है, इस टाइप से कुछ, किस तरह से बन रहा है, इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो अल्टीमेटली कितनी बार कट कर रहा है, 1 2 3 और 4 टाइम कर रहा है, 1 2 3 और 4, 4 बार कट कर रहा है, मतलब जीरोस कितने होंगे इस पॉलिनोमियल के, 4 होंगे। अगला देखते हैं, 2 बार कट कर रहा है, 2 जीरो होंगे। अगला 2 बार कट कर रहा है, 2 जीरो होंगे, 1 बार 1, तो वापस से वो रिपीट हो गया। तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, सिर्फ कटिंग पॉइंट देखना है कि एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, जितनी बार कट कर रहा है उतने जीरो, बिल्कुल सिंपल। चलिए, तो ये टॉपिक भी हमारा कवर होता है यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा हुआ था। अब देखते हैं कुछ और छोटी सी चीज़ें जो कि बची हुई है। अब देखिए जो है पॉलिनोमियल का लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण अगर कहा जाए तो वो ये पार्ट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की संभावना सबसे ज़्यादा एग्जाम में, क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल बेस है, अगर आपको कंडीशन नहीं पता होगी तो आप गच्चा खा जाएंगे इसमें, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखना है कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर रूट निकालना है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके आप रूट कैसे निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन ही रूट्स होता है, तो रूट कैसे निकाल सकते हैं या फिर जीरो कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला मेथड का यूज़ करते हैं, मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है, पिछली वीडियो में। तो x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर दी रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की 3 कंडीशन होती है, वो तीनों को याद रखना है। पहली कंडीशन तो क्या होगी कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहली कंडीशन डायरेक्ट में लिख रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, एक तो कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस पूरे की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। पहली 0 से बड़ी हो, डिस्क्रिमिनेंट जो है d वो 0 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है d वो 0 से छोटा हो, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर है। ये तीनों कंडीशन होगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, अच्छा एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करते हैं वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहती है, इसी फॉर्म में रहती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जब कंडीशन आप लगा रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना कि a जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a को 0 पुट कर दिया आपने तो ये तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची है कहाँ, यहाँ तो bx प्लस सी हो गया ना, तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गई। बात समझ में आ रही है। तो a 0 नहीं होना चाहिए, कुल कहने का मतलब ये है, 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा है तब क्या होगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो यहाँ से जो रूट्स निकलेंगे, जो भी रूट्स निकलेंगे वो रूट्स आर ये होंगे रियल एंड अनइक्वल। तो कैसे रूट्स होंगे, रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे, मतलब रूट्स जो होंगे वो वास्तविक, हिंदी में बात करें तो वास्तविक और असमान होंगे। असमान मतलब अलग अलग कुछ वैल्यू होगी, एक रूट a आ गया तो दूसरा रूट क्या आ जाएगा, b आ जाए, एक रूट मान लो कि 2 आ गया तो दूसरा आ जाएगा 4, इस तरह से कुछ होगा, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तो जो आपके रूट्स होंगे, रूट्स या फिर आप इसको जीरोस भी बोल सकते हैं, रूट्स या फिर जीरोस भी बोला जा सकता है। तो रूट्स या जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी और अनइक्वल हो गए। अगर मैं इसको इमेजिनरी को बोलूँ तो क्या होंगे, काल्पनिक और भिन्न। भिन्न का मतलब फ्रैक्शन नहीं है यहाँ पे, भिन्न का मतलब असमान है, अनइक्वल है, आप असमान ही लिख लीजिए, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो जो आपके रूट्स होंगे या जीरोज होंगे, जीरोज या रूट्स, वो क्या होते हैं, रियल और बराबर होते हैं, रियल और बराबर होंगे,
बराबर यानी कि आपस में वैल्यू बराबर, अभी समझाऊंगा कैसे होता है। रियल यानी कि वास्तविक और बराबर, ये चीज होगी, ठीक है। तो ये जो तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखी है, इसको बिल्कुल आपको दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं समझाता हूँ कैसे हुआ ये। देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, जीरो से बड़ा यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर, ये क्या हो गया, जीरो से बड़ा हो गया। अगर इसकी वैल्यू मैं जीरो से बड़ी कर दूंगा तो जीरो से बड़ा मतलब क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो लेट सपोज यहाँ पे 1 हो गया, जीरो से बड़ा क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप देख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस लगा हुआ है और 1 है, मतलब जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी एक बार आपको प्लस लेके सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे अभी मैंने बताया पिछली वीडियो में, और एक बार आपको माइनस लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है कि कैसे ये कार्यक्रम चलता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट की, आप देख लीजिए, ठीक है। फिर कॉमेंट करना कि भैया समझ में नहीं आया, क्योंकि आते बाहर आगे ये बता के अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। सो माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे 1 आ गया, तो एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस रखेंगे तो 2 रूट मिलेंगे, 2 रूट मिले ना। अब ये 2 रूट अलग अलग देखो, एक बार +1 करके निकाल रहे हो आप, किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, एक बार -1 करके निकाल रहे हो, तो दो चीज़ें अलग अलग ही होंगी, क्योंकि एक बार +1 किया एक बार -1 किया है। अगर एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया तो दो चीज़ें सेम कैसे हो सकती है, अलग ही होगी ना। तो यहाँ पे अलग हो गई यानी कि असमान हो गया। तो पहली कंडीशन में हमने क्या किया, रूट अलग होंगे, असमान होंगे, ठीक है भाई, असमान होंगे। अब वास्तविक होंगे, वास्तविक मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि रूट से बाहर नंबर है तो ये पूरा कुछ ना कुछ नंबर मिलेगा। नंबर मतलब कि या तो ये डिवाइड में आएगी कुछ वैल्यू, या फिर डेसिमल में आएगी, या फिर कंप्लीट वैल्यू आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 1/2 आ जाए, 1/4 आ जाए। तो ये सारी वैल्यू कैसी है, ये वास्तविक रियल नंबर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स कैसे हो गए, वास्तविक, रियल नंबर, और कैसा, अनइक्वल, अनइक्वल मतलब असमान, ठीक है, अनइक्वल समझ गए आप। अब इस वैल्यू को जरा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को 0 से छोटा करते हैं। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, ये रूट नहीं आएगा। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, रूट पूरा नहीं लिखना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूले में रूट आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर से मिसप्रिंट हो गया तो ये मिसप्रिंट को आप करेक्ट कर लेना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा सिर्फ, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट मैंने यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है मतलब इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव अगर आएगी तो रूट में नेगेटिव वैल्यू, जब भी रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाती है जैसे -2, तो इसका मतलब होता है 2 रूट -1, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको √2 इंटू -1, रूट ऑफ -1, क्योंकि रूट ऑफ -2 है तो √2 इंटू रूट -1 लिखेंगे, और इसका मतलब होता है आयोटा, तो ये हो जाएगा √2i, तो इसका मतलब होता है √2i। ये 11th में आप पढ़ेंगे, मैथ्स अगर लिया होगा तो पढ़ा होगा कि √2i होता है, और √2i का मतलब यहाँ पे ये इमेजिनरी नंबर है, क्लियर है ना। तो अगर ये इमेजिनरी नंबर है यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं है, काल्पनिक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये जो रूट होंगे अगर ये 0 से छोटा हुआ तो काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। असमान क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप एक बार प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे, दो वैल्यू निकलेगी, तो दोनों अलग अलग ही होगी, क्योंकि एक बार प्लस कर रहे हो एक बार माइनस कर रहे हो, तो असमान इसलिए होते हैं। और काल्पनिक मैंने बता ही दिया क्यों होते हैं, क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू मतलब काल्पनिक वैल्यू यानी कि इमेजिनरी नंबर, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब अगर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाए मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरे दोस्त 0 हो गई तो यहाँ तो कार्यक्रम ही खत्म हो गया, और अगर कार्यक्रम खत्म हो गया तो ये प्लस माइनस का सिस्टम ही खत्म हो गया। मतलब क्या बनेगा, -b/2 है, x की वैल्यू सीधे आप निकाल दोगे कितना, -b/2 है। अब देखो जब -b/2 हुआ तो ये तो एक ही वैल्यू हुई, दो वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, x की नहीं मिल रही है ना, तो एक ही वैल्यू मिली। अब ये एक ही वैल्यू मिली मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी वो भी रियल मिलेगी। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल और बराबर। बराबर मतलब सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी और वो सेम वैल्यू दोनों रूट का काम करेगी, अल्फा भी वही और बीटा भी वही। आई होप दैट इज़ क्लियर, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 है तो एक बार +0 लोगे आप, प्लस माइनस तो लगा हुआ है, एक बार +0 लोगे और एक बार -0 लोगे, तो वैल्यू दोनों क्या आएगी, सेम ही आएगी, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये सारी कंडीशंस होती है और इनको आपको फॉलो करना है। अब आपसे कोई भी इक्वेशन दे सकते हैं एग्जाम में, कोई इक्वेशन दी जा सकती है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इसके रूट्स कैसे होंगे। ये 3 ऑप्शन डाल देगा, वास्तविक और असमान होंगे, या फिर काल्पनिक असमान होंगे, या फिर वास्तविक या बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन को देख के सेटिस्फाई करवा के निर्णय लेना है। आपको देखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, अगर वो 0 है तब ये कंडीशन होगी ये वाली, अगर 0 से छोटा है तो ये कंडीशन होगी, और 0 से बड़ा है तो ये कंडीशन होगी। आई होप दैट इज़ क्लियर। एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन है 3x² माइनस x माइनस 4, और आपसे पूछा हुआ है कि बता दो कि इसके रूट्स किस प्रकार के होंगे, इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। क्या क्वेश्चन आएगा,
व्हाट विल बी द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए नेचर ऑफ रूट्स करके पूछता है वो। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स या फिर जीरोस, कुछ भी पूछ सकता है, यानी कि मूलों की इसकी प्रकृति क्या होगी, कैसी होगी। ठीक है, आप थोड़ा सा कट रहा है वो आप कर लीजिएगा मैनेज। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो पहले मैं इसको कंपेयर करूँगा ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो आप पाएंगे a की वैल्यू 3 बन गई, b की वैल्यू -1 बनी, c की वैल्यू -4 बनेगी। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपके पास में आ गई। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट देखना है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है d, वो क्या होता है b² -4ac। अब आप इसको चेक कर लो, तो b² यानी कि -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4। ठीक है, जब आप चेक करेंगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 × 12 = 48 यानी कि 48। और आप यहाँ देखेंगे d की वैल्यू कितनी बन रही है 49, और आपने क्या पाया d जो बन रहा है वो 49 बन रहा है। दैट मीन्स ये 49 क्या है, पॉजिटिव नंबर, यानी कि आपका जो d है वो बड़ा हो गया किससे, 0 से। पॉजिटिव नंबर है, 49 पॉजिटिव है, तो d जो होगा वो क्या हो गया, 0 से बड़ा। और अगर 0 से बड़ा हो गया तो इस इक्वेशन के लिए नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो आप जल्दी से टिप लो। 0 से बड़ा जब होता है तो क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट क्या बनता है, रियल और अनइक्वल, यानी वास्तविक और असमान। तो इसका जो मूल होंगे वो क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। तो लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चेक करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल का जो कार्यक्रम है वो खत्म होता है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कीजिएगा। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी दी गई लिंक के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। यदि आप अपना सहयोग चैनल को किसी भी माध्यम से प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पेटीएम या किसी यूपीआई माध्यम के थ्रू 8319645514 पर अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।